अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। अभी से पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री की बेसिक्स के, हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। अभी से पहले हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी और लेयर्स की फिर आगे थर्मोस्फेयर की लेयर्स पढ़ी थी। तो आज हमने पढ़ना है लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम, जितना भी होता है हमारे इन्वायरमेंट में, जो बायोटिक फैक्टर है और ए बायोटिक फैक्टर है, उससे मिला के किस तरह इकोसिस्टम बनता है वो बताना है। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ होम, आपके घर की जो स्टडी होगी वो होगी इकोलॉजी, और आपके घर में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों फैक्टर्स होंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग इज सराउंडेड बाय द एनवायरनमेंट ऑन विच इट डिराइव्स इट्स नीड फॉर इट्स सर्वाइवल। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं। तो ह्यूमंस, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो आपस में इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो हम पढ़ते हैं, इंटरेक्शन जो है वो हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। Ecology is the study of interaction among organisms or the group of organisms with their environment. लिविंग organisms का environment के साथ जो interaction है वो हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। और हमें पता है कि environment जो है उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और एबायोटिक तमाम के तमाम नॉन लिविंग होंगे, जैसे कि हवा, वेदर कंडीशंस, एयर, गैसेस, वो सारा कुछ होगा। तो इकोसिस्टम की स्टडी कहलाती है इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। द टर्म इकोसिस्टम इज कॉइन्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से निकला गया जिसका मतलब होता है होम की स्टडी करना। जिसकी डेफिनेशन क्या है? इकोसिस्टम कैसे बनता है, क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्व्स विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज ए इकोसिस्टम। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप जो इंटरेक्ट कर रहा होता है अपनी इन्वायरमेंट के साथ, उसको कहलाते हैं इकोसिस्टम। और वो इंटरेक्शन जो होगी वो आपस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस की इंटरेक्शन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो इंटरेक्शन होगी, और वो जो कुछ भी एक्सचेंज कर रहे होंगे, जैसे वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो सारा कुछ हमारे पास इकोसिस्टम की स्टडी में आएगा। जैसे कि एक स्पेसिफिक जगह होगी, वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे और जो सॉयल होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम रहीमिया खान की बात कर लें तो वहाँ पे जो डेजर्ट है वहाँ की जो सॉयल है वो डिफरेंट होगी, और अगर हम चाइना के किसी डेजर्ट की बात कर लें तो वहाँ की सॉयल डिफरेंट होगी। तो वो जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो भी दोनों जगह पर डिफरेंट है। तो जो लाइफ इस जगह के ऊपर होगी वो लाइफ किसी और जगह के ऊपर वैसी पाई नहीं जाएगी। वहाँ पर और तरह का फ्लोरा होगा, यहाँ पर और तरह का फ्लोरा होगा। तो वो जो आपस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपनी नॉन लिविंग जो नॉन लिविंग चीज़ों के साथ जो इंटरेक्शन है वो सारी की सारी हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड डायरेक्टली बट डिपेंड ऑन द प्लांट्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो इंटरेक्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन उन्होंने बताई हुई है कि देखो कि एनिमल्स होते हैं वो तो अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे होते, वो प्लांट्स के साथ लेते हैं। प्लांट जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सब कुछ भी हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। अब इकोसिस्टम जो होता है वो किस तरह का होता है? नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इस सॉइल की बात करेंगे तो पाकिस्तान का इकोसिस्टम जो होगा वो डिफरेंट होगा, चाइना का इकोसिस्टम जो होगा वो हमसे डिफरेंट होगा, वहाँ का जो फॉरेस्ट होंगे यहाँ के फॉरेस्ट से डिफरेंट होंगे, और जो फॉरेस्ट और डेजर्ट का इकोसिस्टम होगा वो डिफरेंट होगा। जो सहरा में चीज़ें होती हैं वो एक पानी में नहीं होती हैं, और जो पानी में चीज़ें होती हैं वो आपको जो पानी के अंदर की आबो हवा है, जो पानी के अंदर चीज़ें मिलती हैं वो आपको किसी फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगी, जंगल में नहीं मिलेंगी। तो जो नेचुरली इकोसिस्टम्स होते हैं अल्लाह ताला ने जो बनाए हुए हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जहाँ पर इंसान या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल है। तो वो तीन तरह की चीज़ें कौन कौन सी हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम सारा के सारा वो डाटा पढ़ेंगे जो लैंड रिलेटेड होगा, जो सॉइल रिलेटेड होगा। हमारी सारी की सारी जिंदगी, सारा का सारा इकोसिस्टम जो लैंड पे रिजाइड करता है वो सारा का सारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है। जैसे कि ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सारा कुछ ज़मीन के ऊपर है ना, माउंटेन्स, वो सब कुछ टेरेस्ट्रियल में आएगा। इक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आता है? वाटर रिलेटेड। जितना भी इकोसिस्टम पानी के अंदर होगा वो सारा का सारा इक्वेटिक में आएगा। अब इक्वेटिक के अंदर आगे क्लासिफिकेशन है।
अब पानी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो फ्रेश वाटर होता है, दूसरा मैरिन वाटर होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर जो होता है वो वाटर होता है जो रनिंग वाटर होता है, जो जैसे बारिश हुई, तालाब बना और तालाब जो है वो समंदर में जाके दरिया में गिरा और दरिया जो है वो समंदर में गिरा, इस तरह होता है। जो मूविंग वाटर होता है, जो साफ पानी होता है, जो हम यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, जो जिससे हम धोते हैं और हम जो है पानी पीते हैं, वो होता है रनिंग वाटर, जो कि रिवर्स और स्ट्रीम्स का होगा, फ्रेश वाटर होगा, ठीक है। इसके कंपैरेटिव में एक वाटर ऐसा होता है जो मैरिन होता है, जो बहुत नमकीन होता है, जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो समुद्रों का पानी होता है। तो बेसिकली इक्वेटिक इकोसिस्टम दो जगहों पे डिवाइड होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरिन इकोसिस्टम। तो दोनों जगह पे जो ज़िंदगी होती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है वो फिर आगे दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक होता है रनिंग वाटर इकोसिस्टम और दूसरा होता है स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम। अब जो रनिंग वाटर इकोसिस्टम होता है वो वाटर होगा जो मूव कर रहा होता होगा, और जो स्टैंडिंग वाटर होगा वो होगा जो एक जगह पे बारिश हुई तो छोटी सी नशीबी जगह के ऊपर पानी जाके रुक गया और वो आगे पीछे मूव नहीं कर रहा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम सूरज की रोशनी से वो इवेपोरेट हो गया, तो वो स्टैंडिंग वाटर होता है, जिसकी वजह से वो जगह में से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। अब जो कुछ इकोसिस्टम होते हैं वो मैनमेड होते हैं, इंसान ने खुद बनाए हुए होते हैं, आर्टिफिशियली बनाए हुए होते हैं। जैसे कि हम कोई खेत लगाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी मर्जी की ही क्रॉप लगा रहे होते हैं, अपनी मर्जी से उसको काश कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से उसको पेस्टिसाइड दे रहे होते हैं, अपनी मर्जी से उसको पानी दे रहे होते हैं, वो नेचुरल नहीं होता। या फिर हम गार्डन्स बनाते हैं अपने, तो उसमें जो पौधे होते हैं हम अपनी मर्जी से बना रहे होते हैं, हमारी अपनी मर्जी होती है ना कि हमने इसमें जो है वो रोज़ का प्लांट लगाना है, या हमने कलियाँ लगानी है, या हमने घास लगानी है तो वो कौन सी वाली वैरायटी लगानी है। तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होते हैं। अब एक इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये भी आपको पता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे और एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। बायोटिक जो होंगे वो सारे लिविंग कंपोनेंट्स होंगे और एबायोटिक नॉन लिविंग होंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? बायोटिक कंपोनेंट्स में तमाम की तमाम लिविंग चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपनी खुराक खुद बना रहे होते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? वो अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे होते, वो प्लांट्स में से अपनी खुराक ले रहे होते हैं, तो वो होते हैं कंज्यूमर्स। और फिर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास प्लांट्स या एनिमल्स में से होता है, उनको वो जब उनकी जब डेथ हो जाती है तो वो जो गला सड़ा मवाद होता है उसको ख़त्म कर दें, वो रिसाइकल कर दें, वापस से ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स को फेंक दें। तो वो होते हैं डीकम्पोजर, जो डीकम्पोज करते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको किस तरह डिवाइड किया गया है? प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं, कंज्यूमर एनिमल्स होते हैं, और डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपनी खुराक खुद बना रहे होते हैं। सूरज की रोशनी से प्लांट्स क्या करते हैं? उस सन की जो एनर्जी होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और वो ग्लूकोज से खुद भी अपने आप की ग्रोथ करते हैं और खुराक बनाते हैं, और उन पौधों को जो है वो एनिमल्स खा लेते हैं, और फिर एनिमल्स को आगे एनिमल्स खा लेते हैं। इस तरह एनर्जी जो है वो सूरज की रोशनी की जो एनर्जी जो उसमें से खुराक बनी वो आगे 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 ट्रांसफ़र होती जाती है। जैसे कि ये देखें, सोलर एनर्जी क्लोरोफिल ने कैप्चर कर ली और उसको शुगर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर जो है वो प्लांट जो है एट द एंड हमें ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड खुद यूज़ कर लेता है। तो ये पूरा का पूरा बेसिक है ज़िंदगी के सर्वाइवल की। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी तो एनिमल्स कहाँ से अपनी खुराक लेंगे? अगर अगर प्लांट्स ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे अपनी खुराक, तो एनिमल्स कहाँ से खाएंगे? तो सर्वाइवल ही स्टार्ट नहीं होगा। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो तमाम के तमाम जानवर होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे, सारे के सारे जो जानवर होंगे वो कंज्यूमर्स होंगे। अब कंज्यूमर्स में भी आगे डिविजन्स हैं कि कुछ होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, कुछ होंगे सेकेंडरी, कुछ होंगे टर्शरी। अब प्लांट ईटिंग स्पीशी कौन कौन सी होगी? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खा रही होगी। इंसेक्ट्स हो गए, रैबिट, गोट, और जितने भी चढ़ने वाले जानवर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाते हैं, वो और जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को नहीं खाते। फिर आते हैं हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खा रहे होंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया। प्लांट ईटर्स के बाद आते हैं हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे होंगे, मतलब कि वो उन इंसेक्ट्स को खा रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्लांट को खाया हुआ होगा। जैसे कि इंसेक्ट जो हुआ, एक छोटा सा इंसेक्ट हुआ, वो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, और उस इंसेक्ट को खा लिया किसी बिल्ली ने या किसी फ्रॉग ने, किसी स्नेक ने। तो ये वाली चीज़ें जो होंगी वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगी। फिर होंगे टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर जो होंगे वो इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे होंगे। जैसे कि अब ये जो फ्रॉग है जिसने इंसेक्ट को ऑलरेडी खाया हुआ है, उसको किसी टाइगर ने या लाइन ने खा लिया, तो वो जो टाइगर या लाइन होगा वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा, या उसको हमने खा लिया तो हम भी टर्शरी कंज्यूमर कहलाएंगे।
फिर आती है हमारे पास डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया और फंगस आता है। ये क्या करते हैं, जितनी भी डेड बॉडीज हमारे पास अब देखो ना, हर चीज़ रिसाइकल होती है। हम लोगों ने जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम बना तो लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता उसको रिसाइकल कैसे करना है, वो हमारे पास ढेरों ढेर पड़ा हुआ है। अगर तो हमारी डेड बॉडीज भी डिकम्पोज ना होती तो आज जिंदगी कैसी होती, हमारे पास तो जगह ही नहीं होती। लोग पैदा होते रहते लेकिन मरने के बाद उनका मवाद जो है वो वहीं पड़ा रहता है, डिकम्पोज नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बनाया जो कि उन डेड बॉडीज को खत्म कर देते हैं। हम 10 सालों के बाद जब कब्रें खोलते हैं उसमें सिर्फ हड्डियां होती हैं, वो जो फ्लैश होता है वो खत्म हो चुका होता है। वो किस वजह से खत्म होता है, वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से खत्म होता है। ये एक नेचर का पूरा प्रोसेस है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर नहीं होंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हमें सनलाइट से पैदा हुए हैं, जो प्लांट से एनिमल्स ने खाए हैं, एनिमल्स ने फिर आगे ट्रांसफर किए हैं, वो वापस से सॉइल में कैसे जाएंगे। ये पूरा का पूरा चेन बनेगी। जहां से भी चेन, अगर किसी भी एक साइड से वो चेन टूट गई तो सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। फिर होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अब इकोलॉजी के अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स में हम जो चीज़ें लेते हैं वो होती हैं रॉ मटेरियल, क्लाइमेट और एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ऐसी चीज़ें जो होंगी वो सारी की सारी फिजिकल कंपोनेंट्स में आती हैं। जबकि केमिकल कंपोनेंट्स में आते हैं न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स और इस तरह की सारी चीज़ें, जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं वो आते हैं केमिकल में। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है? एक इकोसिस्टम का फंक्शन होता है कि वो जो साइकिल है वो थॉरोली चलता रहे, प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का इक्वली ट्रांसफर होता रहे। प्राइमरी फंक्शन सबसे पहले है इकोसिस्टम का कि वो फोटोसिंथेसिस करे, और सेकेंडरी फंक्शन ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे एनर्जी को तमाम के तमाम कंज्यूमर्स के अंदर इक्वली। टर्शरी फंक्शन ये होगा कि एनर्जी और मटेरियल फ्लो हो, फूड चेंज हो, फूड वेब अच्छी तरह बने हुए हों और फूड पिरामिड्स बने हुए हों और रिसाइकलिंग हो रही हो हर चीज़ की। एनर्जी फ्लो कैसे होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो। सनलाइट से जो एनर्जी होती है वो प्लांट्स में गई और प्लांट से फिर आगे कन्वर्ट हुई। तो अगर प्रोड्यूसर्स नहीं हुए तो ये काम स्टार्ट ही नहीं होगा। तो एनर्जी फ्लो होना एक इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, सन प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर में, फिर डिकम्पोजर में, और फिर डिकम्पोजर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल में वापस सॉइल में चले गए और सॉइल से फिर प्रोड्यूसर ने जो है वो नई चीज़ बना ली। आगे अब हम देख लेते हैं कि इकोसिस्टम जो हम बता रहे हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा या डेजर्ट इकोसिस्टम होगा, वो थोड़ी थोड़ी से पढ़ लेते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होगा। फॉरेस्ट जो होंगे उनके अंदर बड़े बड़े दरख्त होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ एनिमल जो होंगे वो शेल्टर लिए हुए होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रहते हैं। और 40% हमारी अर्थ के लैंड के ऊपर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉरेस्ट की टाइप्स क्या होंगी? डिपेंडिंग अपॉन वो किस रीजन के ऊपर है, वहाँ पे बारिश कैसी हो रही होती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, वहाँ पे बारिश है भी कि नहीं है, वो ड्राई वेदर है या वेट वेदर है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होंगे जहाँ पे हमेशा सारा साल बारिश होती है। ट्रॉपिकल डिसीशियस फॉरेस्ट ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश भी होती है और गर्मी भी होती है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर मौसम है वैसा होगा। ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और सॉइल जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत कम होती है। फिर होते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि समंदरों के करीब होते हैं और वहाँ पर जो है सूरज ठंडी हवाएं चलती हैं। और फिर होते हैं टेम्परेट डिसीशियस फॉरेस्ट जहाँ पर गर्मियाँ भी होती हैं और सर्दियाँ भी आती हैं। आगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। फिर है हमारे पास ग्रास लैंड। ग्रास लैंड वो जगह होती है जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त नहीं होते हैं, बल्कि माउंटेन्स के ऊपर जैसे आप देखते हो ग्रास की बहुत ग्रास ही ग्रास होती है हर जगह के ऊपर, छोटे छोटे हर्ब्स ग्रो की हुई होती हैं। वो 20% सरफेस के ऊपर आती है हमारे पूरे उसके ऊपर। आगे इसकी भी डिवाइड हैं डिफरेंट टाइप्स के ऊपर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। ये उसके आगे फूड वेब बताई हुई है। फिर डेजर्ट इकोसिस्टम आएगा। डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर डेजर्ट आएगा, और डेजर्ट कैसा होता है? वो ड्राई होता है और वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। आगे उन्होंने उसकी भी डिविजन्स बताए हुए हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। ये तो बहुत आसान है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पानी के बारे में बताया हुआ है, और वो भी आगे आपको पता है कि फ्रेश वाटर जिंदगी होगी या सॉल्ट हो गया। सॉल्ट होगा तो वहाँ पर जो लाइफ होगी वो डिफरेंट होगी, और फ्रेश वाटर होगा तो उसमें डिफरेंट होगी। तो पॉन्ड इकोसिस्टम और लेक का इकोसिस्टम उन्होंने आगे बताया हुआ है।